अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स फॉर सिन बोर्ड एग्जाम। सिन बोर्ड के फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पास पेपर्स डिफरेंट बोर्ड्स के हमने उनको डिस्कस करके उनको स्टडी करके हमने कंपाइल किए हैं, तो वो पॉइंट्स बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो आज इसके हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद रहे लेक्चर नंबर 1 में हमने पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 50 तक हमने जो है वो डिस्कस किया था, सॉल्व किया था, और आज हम पॉइंट नंबर 51 से बाकायदा इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट, जो कि पॉइंट नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction and not acting on the same line constitute। हमें कहा जा रहा है जब दो फोर्सेस जो होती हैं वो एक दूसरे के दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी एक 50 न्यूटन की फोर्स हो तो दूसरी भी 50 न्यूटन की फोर्स हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो और दोनों एक पॉइंट पर जाकर एक्ट ना करें, तो वो दोनों फोर्स क्या कहलाती हैं? कपल कहलाती है। तो याद रहे कपल फोर्सेस के ऊपर पूरा हमने डिटेल लेक्चर जो है वो डिस्कस किया हुआ है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। आगे, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विल बी। याद रखिएगा फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन की जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है a बराबर है किसके? g साइन थीटा। अब यहाँ कह रहा है इंक्लाइंड एट 30 डिग्री ना, तो मैं यहाँ रखता हूँ a, g की वैल्यू होती है 9.8 साइन 30। साइन 30 किसके बराबर होता है? 0.5 के। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ जाता है? 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन का आंसर आ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन, एक मिनट थोड़ा सा, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइन एट 30 डिग्री विल बी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट नंबर 53 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 53, द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ। याद रखिएगा कंजर्वेटिव फील्ड की बाकायदा डेफिनेशन ही यही है कि क्लोज पाथ में, अगर क्लोज पाथ में वर्क डन अगर जो है वो 0 के बराबर होता है, वो फील्ड क्या कहलाती है? कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। द डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन निकालने का तरीका आपने क्या करना होगा? सीखना होगा। हमने बाकायदा डायमेंशन निकालने का तरीका बताया हुआ भी है। तो उसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आपके पास आएगी m exponent -1, l exponent 3, t exponent -2। When a body moves vertically upward, the work done will be। जब कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही होती है तो वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। और वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। ये बात याद रखना, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, और ग्रेविटी के जब अगेंस्ट जाओगे तो वर्क डन क्या आता है? नेगेटिव। और जब कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी के टुवर्ड्स जा रहे हैं। पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा पिच जो होती है आवाज़ की बारीकी को शो करने वाली एक प्रॉपर्टी है साउंड की। वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? पिच होगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस इज 0। याद रखिएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड को क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस या वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि वहाँ कोई मीडियम ही नहीं होगा। मीडियम नहीं होगा तो साउंड की वेलोसिटी क्या होती है? 0। आगे, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट पाथ डिफरेंस मस्ट बी। याद रखिएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा हमने डिटेल लेक्चर यहाँ सिंध बोर्ड टीचिंग पे अपलोड किया हुआ है, उसमें आप जरूर देखिएगा। तो उसमें कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव की। तो कंस्ट्रक्टिव की क्या कंडीशन है? एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, यानी कंप्लीट नंबर होना चाहिए, या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो। लेकिन अगर जो है वो ओड मल्टीपल हो जाए, यानी हाफ हो जाए, या हाफ हो या 3/2 हो या 5/2 हो, तो वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्टिव। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ है, और ओड मल्टीपल आ जाए तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। इफ द पावर, एक मिनट, इफ द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज 4 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? फोकल लेंथ बताना है। तो आपको मालूम है पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? 1/4 ये होता है।
लेकिन शर्त है कि फोकल लेंथ क्या हो, मीटर में हो। तो इसके लिए मैंने अपने लेक्चर में क्या बताया था, आप ये याद कर लो, 100/f। फोकल लेंथ ज़्यादातर क्या होती है, सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में दी होगी तो 100/f। अब हमारे पास जो है वो पावर दिया गया है 4 डायोप्टर, हमें फोकल लेंथ बतानी है। तो फोकल लेंथ f को वहाँ ले गए, 100/4। आंसर क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ में कहा जा रहा है इफ द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज 4 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर दे दिया गया है, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो याद रखिएगा रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग पर सर्च करके, आपको मैंने पहले ही बताया रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखें और आगे सिंध बोर्ड टीचिंग लिखें तो सारे रूल आपको वहां सीखने को मिल जाएंगे। किताबुल मनासिर, किताबुल मनासिर किसने लिखी है, इब्नुल हैतम। अल कानून फिल तिब अल शिफा किसने लिखी, इब्न सीना ने। हिसाबुल जबर वल मुकाबला किसने लिखी, अल ख्वारज़मी। ये तीनों आपने याद रखने हैं। स्टोक्स लॉ होल्ड गुड्स फॉर मोशन थ्रू विस्कस मीडियम, यानी कि स्टोक्स लॉ जो है वो विस्कस मीडियम के लिक्विड की बात हो रही है, यानी विस्कस मीडियम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट फ्लो करता है उस पर क्या होता है, स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है। आगे, हाउ मैनी मीटर विल अ 20 किलोग्राम बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल फ्रीली इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वही वाली बात आ गई, s बराबर है VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब फॉल फ्रीली ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई प्लस हाफ g की वैल्यू हो गई 9.8 और यहाँ कह रहा है 1 सेकेंड। ये 0 हो गया, 9.8 को ये हो गया 2 से डिवाइड किया 4.9 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर तो 1 है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.9 मीटर। 4.9 मीटर हमारे पास इसका आंसर है। तो यहाँ क्या हो गया, हाउ मेनी मीटर विल अ 20 किलोग्राम बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल फ्रीली इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना करेगा, 4.9 मीटर। आगे, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड ऑन, हॉरिजॉन्टल रेंज जो प्रोजेक्टाइल की होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, g एट द प्लेस, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इन तीनों चीजों पर क्या करती है, वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ f इक्वल टू 3i एंड d इक्वल टू 6j द वर्क डन विल बी। देखो भाई 3i मतलब f की डायरेक्शन क्या है, i का मतलब x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट कहाँ करना है, j मतलब y एक्सिस में, x और y के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, वर्क डन क्या होगा, 0। द वर्क डन विल बी 0 आंसर। आगे है इफ f बी द लिमिटिंग friction and r be the normal reaction of the surface, the coefficient of static friction will be। भाई coefficient का जो फॉर्मूला है, भाई coefficient of friction जो है वो बराबर होता है, रेशियो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस के दरमियान का क्या है, रेशियो है। तो हमें सिंपल इसका फॉर्मूला बताना है F/R। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी F/R। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 2 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। यहाँ हमें कहा जा रहा है कि भाई 2 फोर्सेस हैं, एक 2 न्यूटन की और एक 10 न्यूटन की, इनका रिजल्टेंट कभी भी कौन सा नहीं आ सकता। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब 2 फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हमें उनको सिंपली क्या करना होता है, प्लस करना होता है। और जब 2 फोर्सेस, देखो भाई सेम डायरेक्शन है, सिंपली प्लस करो। अपोजिट डायरेक्शन है, ज़्यादा वाली फोर्स में से क्या करो, कम वाली फोर्स क्या करो, माइनस करो, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास फोर्सेस क्या हैं, 2 और 10 ना। अगर सपोज कर लो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आंसर क्या आएगा, दोनों को प्लस करके 12 न्यूटन। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ज़्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स माइनस करनी है, 10 में से 2 को माइनस किया, आंसर क्या आ गया, 8 न्यूटन। यानी आंसर कम से कम आंसर इसका क्या है, 8 न्यूटन, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर क्या होगा, 12 न्यूटन। ज़्यादा से ज़्यादा इनका आंसर 12 न्यूटन है और कम से कम आंसर क्या है, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन से कम आंसर नहीं आ सकता और 12 न्यूटन से ज़्यादा आंसर नहीं आ सकता। तो अब हमारे पास क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। भाई दोनों के रिजल्टेंट की बात हो रही है, 2 और 10 न्यूटन। तो यहाँ हमारे पास जो है ये 11 है, सॉरी क्योंकि 13 न्यूटन है, सॉरी एक मिनट, कैन नॉट बी। अब कैन नॉट बी की बात हो रही है तो हमें मालूम है कि इसमें क्या आंसर हो सकता है, भाई 12 से 8 के दरमियान होना चाहिए। अब 12 से 8 के दरमियान ये नंबर आ रहा है। एक मिनट, अगर देखें यहाँ सोल्यूशन ये था ना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 12, कम से कम ये, यानी इसका रिजल्टेंट 8 हो सकता है, इसका रिजल्टेंट 9 हो सकता है, इसका रिजल्टेंट 10 हो सकता है, और इसका रिजल्टेंट जो है वो 11 हो सकता है, और इसका रिजल्टेंट 12 हो सकता है। ये पॉसिबल है, 12 से ज़्यादा नहीं, 8 से कम नहीं। अब देखो भाई क्या है, इसका रिजल्टेंट कैन नॉट बी कह रहा है, तो कैन नॉट बी 4 भी नहीं हो सकता, 16 भी
6 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं, क्योंकि कम से कम तो है ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी आंसर है इसका अगर ये ऑप्शन में होता। और 9 है, 9 हो सकता, और यहाँ 13 था, 13 भी नहीं हो सकता, 13 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये होगा भाई। तीनों आंसर पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ कैन नॉट भी नहीं होगा, कैन बी, समझ रहे बात, कैन बी। तो कैन बी क्या है, 9 न्यूटन हो सकता है, 4, 6 और 13 नहीं हो सकता। आगे, द पॉइंट विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द होल सिस्टम और बॉडी इज नोन एज, वो पॉइंट जो पूरी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट है, व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ रेयर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंस मीडियम, देन फेस चेंज प्रोड्यूस इन इट विल बी इक्वल टू। हमें कहा जा रहा है भाई एक ट्रांसवर्स वेव है, वो एक रेयर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वो एक ऐसे मीडियम से टकरा रही है जो डेंस है, जिसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो कितने एंगल की तब्दीली आती है, एंगल आती है 180 डिग्री की क्या आती है, तब्दीली आती है। याद रखिएगा, जब भी कोई वेव रेयर मीडियम, कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से टकराती है तो वो वेव क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में आती है। मिसाल के तौर पर ये रस्सी है ना, अब यहाँ इसकी डेंसिटी कम है, दीवार की डेंसिटी ज़्यादा है, मैं इसको क्या करूँगा, इसको झटका देता हूँ तो इसमें वेव प्रोड्यूस होगी, वेव प्रोड्यूस हुई। लेकिन जैसे ही वो दीवार से टकराएगी ना, तो अब वेव ऐसे नहीं लौटेगी, वो ऐसे 180 डिग्री के तब्दीली के साथ क्या होगी, लौटेगी। गई ऐसे थी, टकरा कर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गई, लौट कर आई। तो कितना तब्दीली आई, 180 डिग्री। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय लॉर्ड कैवेंडिश। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लॉर्ड कैवेंडिश ने मालूम किया था, ये भी पूछा गया। वेबर फ्रेशनर लॉ की इक्वेशन क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वेबर फ्रेशनर लॉ है। आगे, when the temperature of air rises, the speed of sound wave increases because the wavelength of wave increases। हमें कहा जा रहा है जब हवा जो है ना उसके टेम्परेचर में इजाफा होता है, the speed of sound wave increases, साउंड वेव की स्पीड में इजाफा होता है because the wavelength of wave increases, वेव की जो वेवलेंथ में इजाफा होता है इसीलिए साउंड की स्पीड में भी क्या होता है, इजाफा होता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेसक्राफ्ट कैन बी क्रिएटेड बाय स्पिन मोशन, ये रिपीट हुआ है सवाल। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज कंजर्व इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट है, इससे पहले भी आ चुकी। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। आगे कहा जा रहा है 600 न्यूटन मैन runs up a stair of 4 meter height in 3 seconds, the power needed is, भाई 600 न्यूटन का आदमी है, 4 मीटर की हाइट पे जा रहा है और 3 सेकेंड में हमें बताना है कि पावर कितना होगा, हमें पावर बताना है। तो सिंपल, पहले वर्क डन मालूम कर लेते हैं भाई। वर्क डन क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो 600 न्यूटन का आदमी है, फोर्स 600 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, कितना हो गया 2400 आंसर है। अब कितनी देर में, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो पावर के लिए मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आ जाएगा 800 वॉट। कितना आंसर आ गया 800 वॉट। तो आंसर आ गया 800 वॉट, इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है टी इनवर्स, याद रखिएगा टी इनवर्स इसकी डायमेंशन है। और यहाँ m0 l0, क्योंकि m की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, 0 l भी 0, टी इनवर्स है। The focal length of a magnifying glass is equal to least distance of distinction, its angular magnification will be। अब हमें कहा जा रहा है कि भाई फोकल लेंथ जो है ना मैग्नीफाइंग ग्लास की वो किसके बराबर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन की मैग्निफिकेशन बता दो। तो भाई ये हमारे पास है m बराबर है 1 + d/f 1, d हमारे पास 25 है, f भी कितना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन के बराबर है। 25 से कैंसिल, तो 1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर है। नेक्स्ट, when Newton's ring are observed by reflected light, the center of ring appear dark due to, हमें कहा जा रहा है न्यूटन्स रिंग को जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसका सेंटर हमेशा जो है वो डार्क क्यों होता है, इसकी 2 वजह हैं, बोथ फेज रिवर्सल एंड पाथ डिफरेंस बीइंग 0। तो ये न्यूटन्स रिंग वाली अब डेरिवेशन देखिएगा, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फेज रिवर्सल और पाथ डिफरेंस जो है वो 0 की वजह से जो है, एक तो फेज रिवर्सल 180 डिग्री का चेंज आता है और पाथ डिफरेंस 0 के बराबर होता है, इसीलिए सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग हमेशा डार्क होती है। आगे कहा जा रहा है 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स having magnitude 4 unit and 3 unit are added, their resultant having a magnitude। भाई दोनों परपेंडिकुलर है। अब 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर होते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है अंडर रूट करो, पहले का स्क्वायर लो, दूसरे का स्क्वायर लो और उसका रूट ले लो। अब 4 है और 3 है, 16 9, 16 + 9 कितना होगा 25, 25 का रूट क्या आ गया 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया 5 न्यूटन।
5 यूनिट आंसर आ गया। आगे कहा जा रहा है बस ऑफ वेट 30,000 न्यूटन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, इज एक्सेलरेशन इज। एक बस है जिसका वजन बताया जा रहा है 30,000 न्यूटन है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब वो बस मूव करेगी तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? एक्सेलरेशन तो 0 के बराबर होगी। भाई वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन तो 0 होगी, आंसर 0 आ गया। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मोमेंटम। याद रखिएगा फोर्स टॉर्क जो है वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर और फोर्स का, और क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों एक दूसरे के मुकाबले में क्या होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं तो मैक्सिमम, पैरेलल होंगे तो मिनिमम। तो यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है? मैक्सिमम। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज। तो ये इसका आंसर था। अब ये कैसे आया मैं बताता हूं। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, भाई एक घड़ी है ना, क्लॉक है। अब इस घड़ी में कौन कौन से कांटे होते हैं? एक मिनट वाला होता है, एक सेकेंड वाला होता है और एक जो होता है वो घंटे वाला होता है। 12, 3, 6 और 9। अब इसमें जो है वो क्या है? मिनट वाला। मिनट वाला क्या होता है? 60 सेकेंड में। आपको मालूम है मिनट वाला जो होता है वो क्या होता है कि 1 मिनट में पूरा चक्कर काट देता है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ अब देखो भाई, एक होता है मिनट वाला, सॉरी मिनट वाला 1 घंटे में पूरा क्या करता है? चक्कर काटता है। अब एक चक्कर जो है वो किसके बराबर होता है? 2 पाई के। अब वो कितनी देर में काटता है? वो मिनट वाला जो होता है वो 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी सेकेंड होती है? 3600। 1 घंटे में कितनी होती है? 3600। तो अब 2 और 3600 को किया तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई अपॉन 1800। ये किसकी बात हो रही है? मिनट वाले घंटे की। अगर सेकेंड वाले की बात करें तो वो 60 सेकेंड में पूरा चक्कर काट लेगा। तो क्या होगा? 2 पाई अपॉन 60। तो ये क्या होगा? 2 और ये कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा? पाई अपॉन 30। पाई अपॉन 30 किसकी बात हो रही है? सेकेंड वाला। सेकेंड वाला कांटा जो होता है वो 60 सेकेंड में पूरा चक्कर काटता है और मिनट वाला जो होता है वो पूरा 1 घंटे में। और 1 घंटे में कितनी सेकेंड होती है? 3600। तो मिनट वाले की जब भी बात होगी आंसर आएगा पाई अपॉन 1800 और सेकेंड वाले की जब भी बात होगी पाई अपॉन 30। तो यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है? द एंगुलर स्पीड, क्या पूछा जा रहा है? द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। मिनट वाले की बात हो रही है पाई अपॉन 1800। आगे द ओशन टाइड्स आर कोज्ड बाय। ओशन टाइड्स किसकी वजह से होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बोथ द सन एंड द मून। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, रिपीट हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज इक्वल टू, ये लेक्चर 1 में मैंने बताया था, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 5th हार्मोनिक ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज 200 हर्ट्ज, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो भाई, हमने स्टैंडिंग वेव के अंदर एक फॉर्मूला ये पढ़ा है NF1। अब जो है वो 5th हार्मोनिक है ना, मतलब 5 लूप बन रहे हैं। 5th हार्मोनिक है तो ये क्या हो गया? F5, 5F1 हो गया फॉर्मूला। अब F5 की वैल्यू कितनी है? 200। हमें F1 बताना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया। तो 200 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आ गया? 40 हर्ट्ज। इसका आंसर क्या हो गया? 40 हर्ट्ज जो है वो इसका आंसर है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया? If the frequency of the 5th harmonic of a vibrating string is 200, its fundamental frequency is 40 Hz। कैसा है वो भी मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें कहा जा रहा है, एक मिनट, द रेशियो ऑफ SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम इज। भाई SI यूनिट जो है वो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है कि इसका रेशियो अगर हम निकालें तो क्या होगा? भाई लीनियर मोमेंटम है ना, भाई रेशियो ऑफ SI यूनिट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है जूल सेकेंड, लीनियर मोमेंटम की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। सेकेंड सेकेंड से क्या हो गया? कैंसल। जूल ले गया, न्यूटन को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स। तो आंसर क्या होगा? जूल न्यूटन इन्वर्स। भाई एंगुलर मोमेंटम की यूनिट जूल सेकेंड है, लीनियर मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकेंड है। तो सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो गया, न्यूटन ऊपर चला गया, जूल न्यूटन इनवर्स क्या है? इसका आंसर है। तो आंसर क्या आ गया? जूल न्यूटन इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है, एक मिनट कैमरा थोड़ा सा फोकस हो जाए। द नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर ऑफ अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज 4000। नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर इस ग्रेटिंग एलिमेंट। तो भाई ग्रेटिंग एलिमेंट का निकालने का तरीका क्या है? D बराबर होता है 1 ओवर नंबर ऑफ लाइन्स। अब नंबर ऑफ लाइन्स कितनी बताई जा रही है? 4000 है। तो ये क्या हो गया? 1 4000।
तो इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू आती है 2.5 एक्सपोनेंट -4 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ गया? तो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर 4000 है, ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट -4 सेंटीमीटर। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। ये वाली इक्वेशन m लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ये ब्रेग्स लॉ की इक्वेशन है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज, भाई सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। देखो भाई सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी मूव करी ना, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है और टेंजेंशियल की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के दरमियान हमेशा एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या होगा? 90 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। पास पेपर में गलत आंसर मार्क किया हुआ, काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टैटिक के मुकाबले में कम होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। इंट्रावेनस इंजेक्शन बाय मींस ऑफ सिल्वर सिरिंज, सिल्वर सिरिंज की मदद से इंट्रावेनस इंजेक्शन का तरीकाकार सबसे पहले इब्न सीना ने बताया था। यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। फाइनल इमेज ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो फाइनल इमेज होती है वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट हमारा, two convex lens of same focal length f are combined together, the focal length of their combined length, combined focal length क्या होती है? हाफ। याद रखिएगा सेम फोकल लेंथ वाले लेंस को अगर हम आपस में कंबाइन करते हैं उसकी फोकल लेंथ हाफ हो जाती है, जबकि पावर क्या हो जाता है? डबल होता है। तो अगर पावर दिया जाता है ना कि दो लेंस उसकी पावर जो है उनको कंबाइन करेंगे तो पावर क्या होगा? डबल, जबकि फोकल लेंथ क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो इसके साथ ही हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पास पेपर में कई मरतबा रिपीट हुए हैं उन तमाम पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं पॉइंट्स से फाइनल पेपर में सवाल जो हैं वो रिपीट होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।